हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे हरिद्वार जिला। तो हरिद्वार जिले के 2 पार्ट हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ ही जो गढ़वाल मंडल में 7 जनपद आते हैं वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हमारे बचेंगे जिनको कि हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। क्योंकि देखिए गढ़वाल मंडल के जो जनपद थे ये बहुत बड़े बड़े जनपद थे और कुमाऊं मंडल के जनपद हैं उतने बड़े नहीं हैं, गढ़वाल मंडल से छोटे ही हैं। तो इनको हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। और देखिए आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ जिला सीरीज पढ़ रहे हैं। देखिए जिला सीरीज में हम लोग कितने सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, एक एक बिंदु को हम लोग यहाँ पर से कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको जिला सीरीज के माध्यम से कवर करवा दी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जिला जिसका कि आज हमारा पार्ट तीसरा है। और देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरिद्वार जनपद में जो विश्वविद्यालय हैं, सबसे पहले हम लोग इनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको कि आईआईटी भी आईआईटी रुड़की बोलते हैं। वैसे आईआईटी रुड़की के नाम से इसको अधिकांश लोग जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की। देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 1847 में। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आईआईटी रुड़की की स्थापना कब हुई थी? 1847 में। अब देखिए इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन आईआईटी रुड़की के संस्थापक रहेंगे। इसको भी नोट कर लेंगे, कौन? जेम्स थॉमसन। फिर देखिए अब देखिए आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में की जाती है, लेकिन कारण क्या था? इसको स्थापित करने का कारण क्या था? इस समय तो भारत में अंग्रेजों का शासन था और 1815 में उत्तराखंड में भी अंग्रेज आ चुके थे। तो इस ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक मतलब यहाँ पर एक कॉलेज था उसकी स्थापना, मतलब उसकी स्थापना यहाँ पर उनको करनी पड़ी। देखिए चल क्या रहा था? पहली बात तो क्या थी? भारत के औद्योगिकरण, पहली बात ये थी। दूसरी बात देखिए 1842 में क्या हुआ था? 1842 में क्या होता है? गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है। तो देखिए गंग नहर के निर्माण कार्य में अनेक लोग लगे हुए थे, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। मतलब उस कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण नहीं मिला था। पहली बात तो ये थी भारत के औद्योगिकरण के लिए, और उसी के साथ में गंग नहर के निर्माण में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना उस समय की जाती है। तो ये तो बात रही थी कि इस संस्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो 2 इसके ये कारण रहे थे। फिर देखिए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत व एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रुड़की में है। कौन सा? आईआईटी रुड़की। चलिए ठीक है, आईआईटी रुड़की के नाम से ही इसको अधिकांश लोग जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए ऐसे भी इसको याद रखिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। इसकी फुल फॉर्म भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1854 में क्या होता है? 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। देखिए अब देखिए यहाँ पर से क्या होता है? 1853 में एक घटना घटित हुई थी। 1853 में क्या हुआ था? जो इसके संस्थापक थे जेम्स थॉमसन, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद 1854 में जो ये कॉलेज था इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया। कब की बात है? 1854 में। किसी किसी किताब में 1853 में मिलेगा, लेकिन ये 1854 में ही इसका ये नाम रखा जाता है। उसके बाद देखिए जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्रता के बाद नाम क्या रखा गया? स्वतंत्रता के बाद नाम रखा जाता है थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा जाता है यहाँ पर से। फिर देखिए उसके बाद इसको, जैसे कि भारत आज़ाद होता है कब? 1947 में। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इसका नाम थॉमस कॉलेज, थॉमसन नहीं, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया। फिर देखिए 1949 में क्या हुआ? इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। आईआईटी रुड़की जो कि इसका वर्तमान नाम है, आईआईटी रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नोट कर लेंगे, आईआईटी रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1949 में। और देखिए इसका नाम क्या हो गया? रुड़की विश्वविद्यालय हो गया। इसका नाम क्या हो गया? रुड़की विश्वविद्यालय इसका नाम हो जाता है। और देखिए यह स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भी है। स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भी कौन सा है? आईआईटी रुड़की। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए इस कॉलेज को 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी का दर्जा प्रदान करते हुए इसे देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो रुड़की जो कॉलेज है इसको आईआईटी का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे सन 2001 में। और कौन से नंबर का आईआईटी जो ये कॉलेज था, इसको कौन से नंबर का आईआईटी बनाया गया, आईआईटी कॉलेज बनाया गया? तो 7वां याद रखेंगे। 7वां देखिए यहाँ पर से 2001 में इसको बनाया जाता है।
1949 में क्या हुआ था, 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और 2001 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। 7वां भारतीय आईआईटी कॉलेज इसको बनाया गया। चलिए ठीक। फिर देखिए रुड़की के अलावा इसका एक परिसर जो कि पेपर तकनीकी विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, इसको सहारनपुर में बनाया गया। मतलब रुड़की के अलावा इसका एक परिसर सहारनपुर में भी है। क्वेश्चन बन सकता है रुड़की के आईआईटी रुड़की के अलावा एक अन्य परिसर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सहारनपुर में। यह भारत का पहला ऐसा संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, जिसे 1960 में शुरू किया गया। दोस्तों ऐसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है। भारत का पहला ऐसा संस्थान कौन सा है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, तो वो कौन सा है, आईआईटी रुड़की में। कब शुरू किया गया, डेट याद रखेंगे, 1960 में। फिर देखिए इस संस्थान में 1995 में शुरू किया गया जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी भारत का अकेला केंद्र है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर से डेट से संबंधित पूछ सकता है आपसे कि आईआईटी रुड़की में जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कब से की जाती है, तो 1995 में। उसके बाद देखिए 1986 में, देखिए 1986 में स्थापित मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी भी यही है। तो देखिए रुड़की कॉलेज जो रहेगा या आईआईटी रुड़की जो रहेगा उसमें मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी कब उपलब्ध कराई गई या कब स्थापित की जाती है, तो ये की जाती है 1986 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स रहेंगी, इनको याद रखेंगे आप लोग। और ये कहाँ कहाँ स्थापित है, देखिए जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र हो या मॉडर्न सेक्रेटेबल फैसिलिटी हो या फिर भूकंप इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग विभाग हो, ये सब कहाँ है, ये सब आईआईटी रुड़की में है। उसके बाद देखिए अगला आता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देखिए 22 मार्च 2002 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, हरिद्वार में, 22 मार्च 2002 को। और पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना होती है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है नाम, यहाँ से नाम पूछा जाएगा। पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा हरिद्वार में 22 मार्च 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और देखिए यह निजी क्षेत्र का यह विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित किया गया है। ये देखिए निजी क्षेत्र का है, यह निजी क्षेत्र का एक विद्यालय है जिसको कि शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित किया गया है। और देखिए इसके प्रथम कुलाधिपति कौन बने थे, डॉक्टर प्रणव पांड्या इसके प्रथम कुलाधिपति थे। और प्रथम वीसी कौन थे, डॉक्टर एसपी मिश्रा इसके प्रथम वीसी थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बात आती है कि जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है इसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन करता है गायत्री ट्रस्ट। जो हरिद्वार में जो गायत्री ट्रस्ट है उसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले विश्वविद्यालय की, जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। देखिए कहाँ पर है, हरिद्वार में है। इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थापित है, इसके संस्थापक कौन रहेंगे, इसके संस्थापक रहेंगे स्वामी श्रद्धानंद। चलिए ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना जो होती है 1900 में होती है। सन 1900 में इसकी स्थापना पंजाब में गुजरावाला एक स्थान है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। लेकिन 1902 में हरिद्वार कांगड़ी में इसको लाया गया। कब, 1902 में हरिद्वार में एक जगह है कांगड़ी, वहाँ पर इसको लाया जाता है। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड में कब होती है, तो देखिए उत्तराखंड में तो 1902 में ही आ रहा है ना, तो आप लोग 1902 ही लगाएंगे। क्योंकि अगर आपसे प्रश्न ऐसा बनता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब में कब हुई थी, तो भाई 1900 में हुई थी, 2 साल बाद इसको हरिद्वार लाया गया। तो उत्तराखंड में तो इसकी स्थापना कब होती है, क्योंकि देखिए प्रश्न बनेगा तो उत्तराखंड के संबंध में ही बनेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1902। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, एक डेट और आपको याद रखनी है, 1924। 1924 में क्या होता है, 1924 में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय था इसको कांगड़ी से हटाकर, वहाँ देखिए बाढ़ आ गई थी कांगड़ी में, तो कांगड़ी से हटाकर कनखल और ज्वालापुर के बीच में इसको स्थापित किया गया। कब, कनखल, देखिए मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, कनखल और ज्वालापुर बीच का जो क्षेत्र है वहीं पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो वर्तमान में जो स्थापित है, कनखल और ज्वालापुर के मध्य में जो जगह है वहीं पर ही स्थापित है। तो कब किया गया इसका स्थानांतरण कांगड़ी से कनखल और ज्वालापुर के बीच में, 1924 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिलता है, 1962 में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कब मिलता है, 1962 में। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह राज्य का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय रहेगा। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि उत्तराखंड का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड का प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय है, जिसको कि 1962 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ से एक बात स्वामी श्रद्धानंद से एक बात और महत्वपूर्ण ये बनती है कि स्वामी श्रद्धानंद किसके शिष्य थे, तो ये दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। इसको नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी श्रद्धानंद किसके शिष्य थे, तो ये थे स्वामी
दयानंद सरस्वती के शिष्य रहेंगे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। इसको नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर गुरुकुल आश्रम व्यवस्था वर्तमान में भी चलती है। प्रश्न अगर ऐसा बने कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में गुरुकुल आश्रम व्यवस्था वर्तमान में भी चलती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इसी के साथ में एक बात आपको और याद रखनी है, प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ आधुनिक वैज्ञानिक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ आधुनिक वैज्ञानिक विषय, प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर में उच्च शिक्षा इसमें दी जाती है। मतलब कि प्राचीन भारतीय विद्याओं के साथ जो वर्तमान, मतलब दोनों को लेके चल रहे हैं, वो प्राचीन भी वर्तमान में, आधुनिक विद्या भी यहाँ पर दी जा रही है, प्राचीन भी विद्या यहाँ पर दी जा रही है, कंप्यूटर की शिक्षा भी यहाँ पर दी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए आता है पतंजलि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? हरिद्वार में। 25 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नोट कर लेंगे कि पतंजलि विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2006 को। और देखिए स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति घोषित किया गया है। प्रश्न अगर ऐसा बने पतंजलि विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी रामदेव। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब देंगे? 2006 को। फिर देखिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हरिद्वार में। 2005 में इसकी स्थापना होती है। मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ पर? रुड़की में। 2015 में इसकी स्थापना होती है। क्वांटम विश्वविद्यालय कहाँ पर? रुड़की में। 2017 में इसकी स्थापना होती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है संस्कृत विश्वविद्यालय। ये देखिए हरिद्वार में है। संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना की जाती है। कब? 2005 में। फिर देखिए इसे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। किसे? जो संस्कृत एक तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय था वो अलग है, ये संस्कृत विश्वविद्यालय अलग है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। प्रश्न अगर बने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार में है। इसके प्रथम कुलपति कौन थे? पाल स्वरूप ब्रह्मचारी। चलिए ठीक है। फिर देखिए भगवानपुर, हरिद्वार में। भगवानपुर कहाँ है? हरिद्वार में ही है। तो यहाँ पर एक यूनानी मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड में देखिए यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? एक जगह है भगवानपुर, जो कि हरिद्वार में आती है, वहीं पर इसकी स्थापना की जा रही है। फिर देखिए आईआईटी रुड़की के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से प्राणकलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुआ। वैसे तो देखिए भारत में जो रेल चलती है, आप सबको पता है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, मतलब कि सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई? तो देखिए 1853 आपको डेट मालूम होगी। 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच में प्रारंभ की गई थी। मुंबई से ठाणे 1853 में 34 किलोमीटर की जो दूरी थी, उस समय इसको शुरू किया गया था। लेकिन देखिए 1851 में क्या होता है, मात्र 2 डिब्बों के साथ, और ये मालवाहक डिब्बा था। मतलब मालवाहक, एक मिट्टी ढोने के काम आता था, मिट्टी ढोने के ये काम आ रहा था। कौन सा? जो आईआईटी रुड़की। आप देखिए 1851 की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो गंगा नहर का निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें भी जो वहाँ पर मिट्टी का यूज हो रहा था, मिट्टी को लाना ले जाना इन्हीं डिब्बों के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के एरिया में। लेकिन अगर ऐसा ये प्रश्न पूछ ले कि भारत में पहली बार 22 दिसंबर रुड़की से प्राणकलियर के बीच में रेल इंजन कब चलता है? 2 मालवाहक डिब्बों के साथ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1851 में। देखिए परीक्षा वाणी में भी ऐसे ही प्रश्न लिखा हुआ है, अन्य कुछ किताबों में भी ऐसे ही ये लिखा हुआ है कि आईआईटी रुड़की के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से प्राणकलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना होता है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कहाँ पर? परीक्षा वाणी में भी ये प्रश्न लिखा हुआ है। तो देखिए परीक्षा वाणी से तो काफ़ी प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। तो अगर एक प्रकार से अगर हम लोग देखें कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलती है, तो 1851 में ही चलती है। लेकिन देखिए किताबों में हो, हर स्टेट का एग्जाम हो, केंद्रीय एग्जाम हो, तो हर जगह 1853 ही सही माना जाता है। जैसे कि देखिए एक प्रश्न था पहले भूगोल में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए अभी तक जो मतलब आज से 4-5 साल पहले के जो एग्जाम होते थे, तो वहाँ पर जो जोग जलप्रपात था उसको सबसे ऊंचा माना जाता था। हर एग्जाम में वही उत्तर सही होता था। लेकिन वर्तमान में देखिए कूचीकल एक जलप्रपात है, उसको सबसे ऊंचा माना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है कूचीकल, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है मुझे ध्यान नहीं है इतना। तो कूचीकल जैसे कि इसको सबसे ऊंचा माना जा रहा है।
तो देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर से कुछ चीज़ें परेशान करती हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर उत्तराखंड के संबंध में अगर आपसे पूछ ले कि रुड़की से पिरान कलियर के बीच में रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ कब रवाना होता है, तो वो होता है 1851 को। एक प्रश्न यहाँ से और महत्वपूर्ण रहेगा, वो रहेगा, देखिए मैंने नाम लिखा हुआ है जेनी लीड। जैसे कि जो यहाँ पर से एक रेल इंजन चला था, पहले तो ये थॉमसन के नाम पर शायद ही चला हुआ था, लेकिन बाद में इसका जो नाम रखा गया था जेनी लीड के नाम पर इस इंजन का नाम रखा गया, जो 1851 में रुड़की से पिरान कलियर के बीच में जो 2 रेल इंजन चला था, इसको बाद में इसका नाम दिया गया जेनी लीड। ये एक मशहूर गायिका थी, इन्हीं के नाम पर बाद में इसका नाम रखा गया था। इस जो यहाँ का इंजन था रेल इंजन, इसी के नाम पर, जो जेनी लीड के नाम पर, जो एक मशहूर गायिका थी, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था। और जो ये यहाँ पर से रेल चलाई गई थी, जो गंगा नहर का निर्माण हो रहा था उस पर मतलब जल्दी करने के लिए, उस काम को मतलब रफ्तार लाने के लिए। अब देखिए अगर एक जगह से मालगाड़ी गुजर रही है, एक जगह से एक बैलगाड़ी गुजर रही है, तो माल किस में ज़्यादा जाएगा? रेल में ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर से अंग्रेजों ने इसको विकसित किया था। तो बस इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला आता है कनखल। देखिए कनखल कहाँ है? कनखल हरिद्वार में है। काफ़ी बार आ भी चुका है ये। कनखल कहाँ पर है? हरिद्वार में। देखिए पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। ऐसे प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं कि शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी पौराणिक काल में कहाँ पर थी? तो कनखल। कनखल कहाँ है? हरिद्वार में। कालिदास के मेघदूत में भी इस नगर का हमको वर्णन मिलता है। तो ऐसे प्रश्न बन जाता है कि कनखल का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मेघदूत में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए पिरान कलियर। देखिए पिरान कलियर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, थोड़ा हम लोग इसके बारे में आगे और जानेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा छूट गया था, जिसको मैंने बाद में लिख दिया था, मुझे एक किताब में बाद में मिला था। तो देखिए यह स्थल गंगा नहर के किनारे रुड़की समीप के स्थित है। पहली बात तो आपको याद रखना है, पिरान कलियर कहाँ पर है? तो पिरान कलियर कहाँ पर है? रुड़की में है और गंगा नहर के किनारे में है। हिंदू मुस्लिम एकता का इसको प्रतीक माना जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, पिरान कलियर को किसका प्रतीक माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। देखिए इस स्थान पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की इस स्थान पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह तथा मज़ार है। देखिए वैसे अगर एग्जाम में प्रश्न बना है, पूरा नाम नहीं आएगा, अली अहमद साबिर आप याद रखिए, या सिर्फ साबिर भी आप लोग याद रख सकते हैं, अली अहमद साबिर। ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि रुड़की में किसकी दरगाह या दरगाह तथा मज़ार है? तो अली अहमद साबिर की दरगाह तथा मज़ार है। अब देखिए थोड़ा सा अली अहमद साबिर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था अली। ये बाबा फरीद के भांजे थे। बाबा फरीद हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं ना, बाबा फरीद। बाबा फरीद जिससे कि गुरु नानक भी अत्यधिक प्रभावित थे। बाबा फरीद, देखिए यहाँ पर से बाबा फरीद के बारे में थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनता है। बाबा फरीद, देखिए बाबा, अगर प्रश्न ऐसा बनता है कौन से सिख गुरु बाबा फरीद से अत्यधिक प्रभावित थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। गुरु नानक जो थे, गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु हुए, ये बाबा फरीद से अत्यधिक प्रभावित थे। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि बाबा फरीद की मज़ार कहाँ पर है, तो बाबा फरीद की जो मज़ार है वो कहाँ पर है? पाकपट्टन पाकिस्तान में। इसको भी नोट कर लेंगे। बाबा फरीद की जो मज़ार है वो कहाँ पर है? पाकपट्टन पाकिस्तान में। चलिए ठीक है। फिर देखिए ये बाबा फरीद के भांजे थे अली अहमद साबिर, और देखिए बाबा फरीद ने ही इनको साबिर की उपाधि दी थी। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि जो मोहम्मद अली थे या अली अहमद थे, इनको साबिर की उपाधि किसने दी थी, या अली अहमद साबिर को साबिर की उपाधि किसने दी थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाबा फरीद ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुछ मज़ार और कुछ यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं। गुग्गा पीर या गुघाल की मज़ार कहाँ पर है? हरिद्वार में। नौगजा पीर की मज़ार कहाँ पर है? हरिद्वार में। और शाह विलायत पीर की मज़ार कहाँ पर है? हरिद्वार में। एक आता है राजा बेन का किला, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। राजा बेन का किला कहाँ पर है? हरिद्वार में। एक देखिए मालवीय द्वीप आता है हरिद्वार में, वैसे कोई द्वीप जैसा है नहीं है, बस इसको नाम रखा गया है मालवीय द्वीप। तो मालवीय द्वीप देखिए हर की पैड़ी के पास में ही है, और यहीं पर इसमें घंटाघर है। तो याद रखेंगे मालवीय द्वीप कहाँ पर है? हरिद्वार में। ज्वालापुर देखिए हरिद्वार में ही आता है। इस ज्वालापुर का पुराना नाम क्या था? भोगपुर, याद रखेंगे। दिव्य सरोवर कहाँ पर है? ये हरिद्वार में है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिनके कोई टॉपिक नहीं होता है, एक या दो प्रश्न होते हैं, जैसे कि हरिद्वार में देखिए एक सरोवर है, अब मैं खाली एक सरोवर के लिए क्या खाली वहाँ पर लिखूँगी झील ताल ऐसे करके। तो इन प्रश्नों को हम लोग मिक्स टाइप जो प्रश्न बनते हैं हमारे, उनमें हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आपके यहाँ से वही प्रश्न आएंगे जो हमारे छूट गए हुए हैं, एक दो जहाँ पर से टॉपिक हमको मिलते हैं वही हमारे प्रश्न आएंगे, बाकी एक तो टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे। देखिए दिव्य सरोवर कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार, जो कि विल्व पर्वत पर है, इसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनते हैं। दिव्य सरोवर जो कि हरिद्वार में है, ये किस पर्वत पर है? तो विल्व पर्वत पर है। चलिए ठीक है।
फिर देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग देहरादून जनपद में अच्छे से पढ़ चुके हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। लेकिन देखिए हरिद्वार में हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपदों में अपना विस्तार रखता है। कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। 1983 में इसकी स्थापना होती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? देहरादून में। पढ़ा चुका हूँ। देखिए पौड़ी में भी मैंने आपको ही पढ़ाया था, देहरादून में तो पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया था, तो बार बार तो इसको पढ़ाऊंगा नहीं, देहरादून में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आता है झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित देखिए कहाँ पर है? हरिद्वार में है। देखिए सबसे पहले ये बात समझिए, उत्तराखंड में चार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। एक देखिए हमने पढ़ा था देहरादून में आसन देखिए आसन के बारे में शायद मैंने नोट करवाया था, नहीं करवाया था, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। आसन 1 मिनट मैं सही से लिख दूं। चार संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड में है, जिनमें से देखिए हमने एक पढ़ा था आसन देहरादून वाले चैप्टर में। तो देखिए जो आरक्षण, जो अगर प्रश्न ऐसा बनता है राज्य में स्थापित, मतलब राज्य में सबसे पहले कौन सा संरक्षण आरक्षित स्थापित हुआ, तो ये हुआ था आसन 2005 में। या राज्य का सबसे पुराना संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आसन, याद रखेंगे इसको। और देखिए एक आता है हरिद्वार में, एक आता है देहरादून में और 2 आते हैं नैनीताल में। तो जब हम लोग नैनीताल जनपद पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड का सबसे पुराना संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आसन, जिसकी स्थापना 2005 में होती है। वैसे देखिए जो झिलमिल रहेगा ना, इसकी स्थापना भी नोट करेंगे 2005 में ही होती है, लेकिन जो पहले किसकी होती है? आसन की। चलिए ठीक है, तो देखिए याद रखेंगे जो झील आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में। और देखिए कहाँ पर है? हरिद्वार में है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 3783.50 वर्ग हेक्टेयर। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से क्या रहेगी कि यहाँ पर 12 सिंगा मिलते हैं। प्रश्न ऐसा बनेगा किस संरक्षण आरक्षिति में 12 सिंगा मिलते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? झिलमिल संरक्षण आरक्षिति में 12 सिंगा मिलते हैं। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगला आता है राजा विजय सिंह स्मारक। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग कुंजा क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। कुंजा क्रांति क्या थी? ये कुंजा क्रांति मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक राजा विजय सिंह थे, राजा विजय सिंह स्मारक याद रखेंगे। पहले कहाँ पर है? बहादुरपुर, जो कि हरिद्वार जनपद में ही आता है। देखिए ये लंडौरा रियासत थी, एक लंडौरा रियासत, उसके एक राजा थे। अब देखिए कुंजा क्रांति इन्हीं के समय पर हुई थी। किन के समय पर? राजा विजय सिंह के समय पर ही कुंजा क्रांति होती है। देखिए होता क्या है, कारण क्या था? 1822 में जो राजा विजय सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों को मालगुजारी न देने का आदेश दिया। जो इनके राज्य के जो लोग थे वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया कि कोई भी अंग्रेजों को मालगुजारी नहीं देगा। अब देखिए अंग्रेजों को ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? इन्होंने क्या किया? 7 सितंबर 1824 को, देखिए जो कुंजा क्रांति होती है कहाँ पर होती है? रुड़की में होती है। पहले तो ये नोट कर लेंगे, चलिए भी नोट करवा दूंगा आपको। तो देखिए 7 सितंबर 1824 से क्या होता है? 7 सितंबर 1824 की रात कैप्टन यंग के नेतृत्व में कुंजा बहादुर गांव में हमला बोला गया, मतलब कि 1824 में। देखिए अब देखिए अगर आपसे पूछे कुंजा क्रांति कब हुई थी? 1824, आपको डेट याद रखनी है। कुंजा क्रांति की जो डेट रहेगी वो रहेगी 1824। 1822 में तो सिर्फ और सिर्फ जो राजा विजय सिंह थे उन्होंने मालगुजारी न देने का आदेश दिया था। लेकिन समय समय पर थोड़ी बहुत झड़पें होती रही अंग्रेजों के बीच में और राजा विजय सिंह के बीच में। लेकिन अंततः होता क्या है? 7 सितंबर 1824 को कैप्टन यंग के नेतृत्व में कुंजा बहादुर गांव में हमला बोल दिया गया। फिर देखिए क्या होता है, राजा विजय सिंह व उसके सेनापति कल्याण सिंह ने, मतलब देखिए ये जो हमला चल रहा था ना काफ़ी समय तक चला, एक आध महीने तक चला। अंततः क्या होता है, राजा विजय सिंह और उनके एक सेनापति थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। उन्होंने क्या हुआ, अंग्रेजों से खूब संघर्ष किया, परंतु राजा विजय सिंह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पर से प्रश्न बनता है कि कुंजा क्रांति के समय लंडौरा रियासत का राजा कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विजय सिंह, राजा विजय सिंह। कुंजा क्रांति कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1824 में। कुंजा क्रांति के समय जो लंडौरा रियासत के राजा थे राजा विजय सिंह, इनका सेनापति कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कल्याण सिंह। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद एग्जाम में आ भी चुके हैं। विजय सिंह जो हैं, राजा विजय सिंह जो है, इनको बीजा सिंह के नाम से जाना जाता है, और जो कल्याण सिंह हैं जो इनके सेनापति, इनको कलुआ के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि बीजा सिंह और कलुआ किससे संबंधित हैं, तो ये हैं कुंजा क्रांति से संबंधित हैं। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए अंग्रेजों ने रुड़की शहर से कुछ दूरी पर स्थित सुनहराई गांव है, हम लोग बात अभी कुंजा क्रांति की कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने रुड़की शहर से कुछ दूरी पर स्थित सुनहरा गांव में स्थित वट वृक्ष पर 152 लोगों को फांसी दे दी। जैसे कि मतलब ये विद्रोह चल रहा था कि माल गुजारी नहीं देंगे और जो राजा हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद देखिए रुड़की शहर में क्या किया अंग्रेजों ने, एक सुनहरा गांव था, वहां पर एक वट वृक्ष था, उस पर 152 लोगों को फांसी दे दी। सोच सकते हैं 152 लोगों को फांसी एक ही वृक्ष पर दी जा रही है, कैसा वो दृश्य होगा। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि जो ये घटनाएं हो रही हैं कुंजा क्रांति, सब कुछ हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आ रहा है। वैसे रुड़की में हो रहा है विद्रोह, लेकिन आ तो हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ही रहा है ना। अगर जनपद का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग हरिद्वार जनपद में ही क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए अब जैसे कि राजा की तो मृत्यु हो चुकी है, अब कौन बचा, उनके सेनापति कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का क्या किया गया इसमें, कल्याण सिंह का सिर काटकर जो देहरादून जेल है उस जेल के मुख्य द्वार पर गेट पर लटका दिया गया। मतलब सिर काट कर जो जेल का जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर काट कर लटका दिया गया। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया अंग्रेजों ने, कि मतलब अब कोई दुस्साहस ना कर सके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का या फिर ऐसा कोई निर्णय लेने का। तो ये थी कुंजा क्रांति। ये आपसे बातें नहीं पूछी जाएंगी कि कुंजा क्रांति में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आपको डेट याद रखनी है 1824, राजा का नाम याद रखना है, लंडोरा रियासत आपको याद रखना है। और देखिए सुनहला, अगर देखिए सुनहला वट वृक्ष ये कहाँ पर हो जाएगा, ये भी हरिद्वार गांव में हो जाएगा। अगर आपसे ये वट वृक्ष की बात करता है, इस वट वृक्ष देखिए ये कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार सुनहला वट वृक्ष जनपद हरिद्वार में ही आ रहा है ना। जनपद तो हरिद्वार में ही आ रहा है, सब कुछ रुड़की में हुआ था ये। वैसे जनपद तो आपसे जनपद ही पूछा जाएगा, वैसे तो हरिद्वार आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 1960 में कुंजा एक्ट आया था। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि कुंजा एक्ट कब पारित हुआ, तो 1960 में ये पारित हुआ था। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेल परिवहन की। देखिए राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है, तो ये हरिद्वार है। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया, तो 1 जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये। फिर देखिए हरिद्वार को देहरादून से रेल लाइन द्वारा कब जोड़ा जाता है, तो सन 1900 में जोड़ा जाएगा। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग किस नेशनल पार्क से गुजरता है, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग जो कि 1900 में स्थापित होता है, ये किस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क। अब देखिए जब मैं आपको पौड़ी जनपद पढ़ा रहा था तो वहां पर से मैंने आपको बताया था कोटद्वार, कि कोटद्वार उत्तरी रेलवे का उत्तराखंड में आखिरी स्टेशन है। लेकिन देखिए परीक्षा माणी में दो जगह पर इसका उत्तर अलग अलग दिया गया है। एक जगह कोटद्वार वाला जब हम लोग पढ़ते हैं पौड़ी में, तो वहां पर तो ये लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में जो उत्तरी रेलवे का आखिरी स्टेशन है वो कोटद्वार है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं रेल परिवहन में तो वहाँ पर दे रखा है कि देहरादून है। हालांकि इसको मैं जल्द ही आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, जानकारी मैंने आपको देनी थी। फिर देखिए अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहाँ पर है, तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे मतलब कहाँ पर, ऐसा प्रश्न अगर बने अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुड़की में है। गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र भीमगोड़ा हरिद्वार में था, इसको भी याद रखेंगे। भीमगोड़ा एक जगह हरिद्वार में, यहीं पर गोरखों के समय में दास मंडी का केंद्र था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जल विद्युत परियोजनाएं, ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाएं हैं नहीं, क्योंकि जो अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं हैं उत्तराखंड में वो सब पर्वतीय जिलों में ही है। मैदानी जिलों में जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ही कम है। यहाँ पर देखिए एक आती है पथरी परियोजना जो कि हरिद्वार में है गंगा नहर पर, और एक आती है मोहम्मदपुर परियोजना, ये भी हरिद्वार में ही है गंगा नहर पर। इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछली वाली वीडियो ऊपरी गंगा नहर के बारे में, मैंने आपको बताया था और वहाँ से ये बताया था उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी नहर है वो ऊपरी गंगा नहर है। लेकिन देखिए एक नहर आती है राजपुर केनाल जो कि देहरादून में है, ये ऊपरी गंगा नहर से भी पुरानी है। ये नहर जो है ऊपरी गंगा नहर से भी पुरानी है। मैंने आपको ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी वहाँ पर इसीलिए बताया था क्योंकि देखिए बड़े स्तर पर हम लोग देख रहे हैं ना, हरिद्वार से लेकर कानपुर तक गई है ये नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो एक बड़े स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नहर का ही नाम आएगा। लेकिन अगर राजपुर केनाल अगर वहां पर आता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजपुर केनाल। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो राजपुर केनाल का वहां पर नाम आएगा ऑप्शन में, तो आपका बिल्कुल राजपुर केनाल ही सही उत्तर होगा। अगर राजपुर केनाल नहीं है तो आप लोग ऊपरी गंगा नहर की ओर जा सकते हैं। अगर बड़ी नहरों के बारे में अगर आपसे पूछ ले, ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी गंगा नहर है, तो शारदा नहर है, ऐसे अगर आपसे पूछ ले तो सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन हो जाएगी, राजपुर केनाल जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर रहेगी। चलिए ठीक है, ऊपरी गंगा नहर मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, इसमें आपको करेक्शन कर लेना है। फिर देखिए राज्य में सेब का उत्पादन किन जनपदों में नहीं होता है, सेब और अखरोट दोनों नोट कर लेंगे। राज्य में सेब और अखरोट
राज्य में सेब और अखरोट का उत्पादन किन जनपदों में नहीं होता है? तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर, जो कि पूर्णतः मैदानी जिले हैं, इनका उत्पादन, इनमें सेब और अखरोट का उत्पादन नहीं होता है। बाकी जो अन्य 11 पर्वतीय जिले हैं वहाँ हर जगह सेब और अखरोट का उत्पादन होता है। संस्कृत के विकास हेतु संस्कृत अकादमी स्थापित है, तो ये कहाँ पर है? जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में। तो अगर प्रश्न डायरेक्ट अगर ऐसा बनता है कि संस्कृत अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है, प्रश्न अगर ऐसा बनता है संस्कृत अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। फिर देखिए एविएशन एकेडमी कहाँ पर है? तो एविएशन एकेडमी देखिए प्रस्तावित है ये हरिद्वार में। पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क कहाँ पर है? तो ये पदार्था गांव है हरिद्वार में, यहीं पर इसको स्थापित किया गया है। यह राज्य का प्रथम फूड पार्क है। प्रश्न अगर बनता है कि राज्य का प्रथम फूड पार्क कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्था गांव हरिद्वार, पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ राज्य का दूसरा फूड पार्क कौन सा है, तो राज्य का जो दूसरा फूड पार्क रहेगा वो रहेगा हिमालयन फूड पार्क, जो कि सितारगंज उधमसिंह नगर में आता है। राज्य का दूसरा फूड पार्क रहेगा, 2018 से इसको शुरू किया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला कहाँ पर है, तो ये है ऋषिकुल हरिद्वार में। फिर देखिए फाउंडी फोर्ज कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार में है। आरजे वायर्स एंड केबल कहाँ पर है, ये रुड़की में है, कंपनियां हैं ये। एंकर कंपनी, रिलैक्सो कंपनी, IBM, हेवल्स, IETC, दिव्य योग फार्मेसी कंपनियां कहाँ पर हैं, ये सब हरिद्वार में हो जाएंगी। पिछली वीडियो में भी कुछ कंपनियां मैंने आपको बताई थी, कुछ छूट गई थी, इनको नोट कर लेंगे। ये सब कंपनियां कहाँ पर हो जाएंगी उत्तराखंड में? हरिद्वार में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर है, तो ये है रुड़की में, नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की। फिर देखिए रुड़की के निकट शेखपुरी में कुछ नया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको नया प्रश्न मिलने वाला है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। रुड़की के निकट शेखपुरी में आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के लिए या अंग्रेजों हेतु हैट्स बोलते हैं टोपी, जैसे जैसे आप देखेंगे ना, जो ब्रिटिश लोग टोपी पहने रहते हैं, कुछ हैट होती है, वो किस प्रकार की होती है? देखिए कुछ यहाँ पर से ऐसी देखता हूँ बनती कि नहीं बनती है, ऐसे ही हैट होती है ना, इस प्रकार की, ऐसे साइड से निकले रहते हैं ऐसे करके, पता नहीं वो अजीब टाइप की, चारों ओर से गोलाकार होती है। तो जो हेड्स होते हैं जिनको टोप बोलते हैं, उनको बनाने का कारखाना था, जो कि करनालिया नामक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। अगर एग्जाम में ऐसा बनता है कि जिस समय उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय हेड्स या टोप बनाने का कारखाना कहाँ पर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रुड़की के निकट शेखपुरी में। इसको शुरू किसने किया था? करनालिया नामक व्यक्ति के द्वारा। फिर देखिए कुमाऊं में प्रचलित जागरों में हरिद्वार को मायापुर हाट भी कहा जाता है। अगर प्रश्न ऐसा बन जाए हरिद्वार के उपनामों से, तो एक नाम और जोड़ लेंगे, मायापुर हाट। ये उत्तराखंड में जो कुमाऊं है वहाँ पर प्रचलित कुछ जागर हैं, उन्हीं में हरिद्वार को मायापुर हाट कहा जाता है। फिर देखिए 12वीं सदी में बुंदेलखंड के अहिरकुल यदुवंशी योद्धाओं आल्हा और उदल द्वारा चंडी देवी मंदिर में पूजा की थी। ये भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो नाम है, इन नामों को आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको बताने का एक कारण है। देखिए ये आते हैं उत्तराखंड में चंडी देवी मंदिर में पूजा करने के लिए। कौन थे ये थे आल्हा और उदल, ये दो यदुवंशी योद्धा थे, अहिरकुल्ली यदुवंशी योद्धा थे बुंदेलखंड के। 12वीं सदी में आते हैं चंडी देवी मंदिर में, मतलब उस स्थान पर पूजा करने के लिए। जरूरी नहीं है कि उस समय ये मंदिर बना ही हो, लेकिन उस स्थान पर आते हैं ये पूजा करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर से आल्हा उदल को पढ़ने का विशेष कारण ये है कि आल्हा उदल क्यों प्रसिद्ध हैं। आल्हा और उदल पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं इतिहास में। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि बताइए इनमें से पृथ्वीराज चौहान को किसने युद्ध में हराया था, अगर आपके ऑप्शन में आल्हा उदल अगर आपको नाम दिख रहा है, वैसे केंद्रीय एग्जाम में ये प्रश्न बन भी चुका है, IAS के एग्जाम में कई बार बन चुका है, तो आल्हा उदल जो रहेंगे वो पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने के कारण इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और ये चंडी देवी मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं उत्तराखंड में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जहांगीर अपने समय में हरिद्वार में कुंभ पर्व की देखरेख हेतु स्वयं उपस्थित हुआ था। वैसे 1620 में भी जहांगीर आता हरिद्वार में, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था ना, 1620 में जहांगीर हरिद्वार में आता है कुछ समय के लिए। तो देखिए वैसे जिस समय जहांगीर के समय पर जो कुंभ का आयोजन हुआ होगा, तो वहाँ पर ये लिखा गया है किताबों में कि कुंभ पर्व की देखरेख हेतु स्वयं उपस्थित हुआ था। तो कौन सा मुगल राजा हरिद्वार में कुंभ मेले की देखरेख हेतु स्वयं उपस्थित हुआ था? मुगल बादशाह की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा जहांगीर। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फिर देखिए प्राण कलियर के बारे में एक दो प्रश्न यहाँ पर से थे और इनको नोट कर लेंगे। प्राण कलियर नगर को किसने बसाया था, तो इसको बसाया था राजा रामपाल ने, एक किताब में से जानकारी मिलती है मुझे। पुराना नाम क्या रहेगा इसका? नाम हरिद्वार गढ़फग इसका पुराना नाम रहेगा। और कलियर नाम इसका किसने रखा? कल्याण पाल ने इसका नाम कलियर रखा था। चलिए ठीक है, ये थोड़ी सी बात और होगी प्राण कलियर की।
मंगलौर देखिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं मंगलौर के बारे में। राजपूत सरदार मंगलसेन द्वारा मंगलपुर के नाम से इसको बसाया था। किसको? मंगलौर को। किसने बसाया था? राजपूत सरदार था मंगलसेन के द्वारा ही मंगलपुर नाम से पहले इसको बसाया गया था। बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? मंगलौर। फिर देखिए, यहाँ पर स्थित राजा के किले के अवशेषों को वर्तमान में मोहल्ला किला नाम से जानते हैं। देखिए, वैसे नाम आपको बहुत साधारण लग रहा होगा ये, लेकिन बहुत पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये बनेगा कि मोहल्ला किला, जो कि प्राचीन अवशेष हैं, जिसको वर्तमान में मोहल्ला किला कहा जाता है, वो कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहल्ला किला मंगलौर हरिद्वार में। तो देखिए, जो यहाँ पर स्थित जो एक जैसे कि मंगलौर में जैसे कि मंगलपुर नाम का एक शहर बसाया है। किसने? राजपूत सरदार मंगलसेन के द्वारा। अब बसाया गया तो वहाँ पर कुछ भवन भी तो बनाए गए होंगे ना, राजा ने क्या पता अपने लिए कोई भवन बनाया हो, तो उसी के अवशेष वर्तमान में वहाँ पर स्थित हैं, जिसको कि मोहल्ला किला के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि मोहल्ला किला उत्तराखंड में कहाँ पर है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। यहाँ पर हजरत शाह विलायत की दरगाह है, जिसका निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था। देखिए, जो हरिद्वार में, जहाँ पर मंगलौर है, मंगलौर में ही हजरत शाह विलायत की एक दरगाह है। अब देखिए, जो ये दरगाह है ना, इसकी जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों पर बलबन का नाम भी लिखा गया है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर यही कहा जाता है कि इस दरगाह का निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, लंढौरा रियासत के अंतिम राजा कौन थे? बलवंत सिंह। नोट करेंगे, लंढौरा रियासत के अंतिम राजा कौन थे? बलवंत सिंह। चलिए ठीक है। एक देखिए, चलिए इसको बताऊंगा अभी आपको। लक्सर कहाँ है, पहले इतना याद रखिए, लक्सर कहाँ है? हरिद्वार में। देखिए, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था लोक सेवा आयोग में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में है 7। 6 सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष होता है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 7। नोट कर लेंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने सही भी उत्तर बताया था इसका, कुछ बच्चों ने गलत भी बताया था। तो देखिए, 7 जो रहेंगे वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष रहेगा। स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिसमें से 3 सदस्य होते थे और 1 अध्यक्ष होता था। वर्तमान में 7 हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका जो गढ़वाल मंडल था वो समाप्त हुआ आज। अब आगे देखिए, कुमाऊं मंडल शुरू होएगा 1-2 दिन बाद। देखते हैं। वैसे मैंने अभी एक पोल भी कर रखा है, अब उस पोल में आपका क्या डिसीजन आता है, फिर देखते हैं कैसे कैसे हमको वोटिंग प्राप्त होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, हमेशा की तरह आपसे ये कहता हूँ। FB पेज से जुड़ जाइए, नई नई जानकारी जो भी मिलती रहती है वहाँ अपडेट मैं करता रहता हूँ। व्हाट्सअप नंबर देखिए मैंने आपको दे रखा है, व्हाट्सअप से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही हो। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आएगी कुमाऊं मंडल से, और देखते हैं कुमाऊं मंडल का कौन सा जनपद हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।